हाय आप सभी लोग को जय श्री श्याम आज की क्लास में। और हमें उम्मीद होगा कि आप सब लोग जो भी हैं अपना पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अभी झारखंड में क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम जो आपको कितने तारीख का है, 5 जुलाई को है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है ना अपना पढ़ाई को बेहतर तरीके बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे होंगे। और इस YouTube चैनल पे सब चीज़ें आपको उपलब्ध हो रहा है, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है ना, ये सारे के सारे जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी व्याकरण का अलग प्लेलिस्ट है, झारखंड जी का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। और और क्या बोलते हैं, जो पेपर 2 है, पेपर 2 का अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा, मतलब बन के मिलेगा, मतलब बन ही गया समझिए। तो दोस्तों आज आपके सामने जो है आज हम औरंगजेब के लिए मतलब चेरोवंश हम कल पढ़ रहे थे। चेरोवंश के कुछ भाग बच गए थे जो आज हम पढ़ लेंगे उसको। तो चलिए हम लोग आज शुरू कर ही देते हैं। लेट किस बात की, जब पढ़ना है ये तो फिर क्या दिक्कत है, पढ़ लीजिए। तो औरंगजेब में हम चेरोवंश पढ़ रहे थे। चेरोवंश का संबंध जो है मेदिनी राय से है, तो लिख देंगे मेदिनी राय से है। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होता है यहाँ से कि जब इससे पहले हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि दाऊद खान जब पलामू के किले पर अधिकार कर लिया था, तो अधिकार करने के बाद अधिकार जब किया कर रहा था तो पलामू का किला छोड़कर जो है ना मेदिनी राय भाग गया था और भाग कर चला गया था सरगुजा समझ में आ रहा, छत्तीसगढ़ पड़ता है, वहां चला गया था। वहां जाने के बाद जो है कुछ दिन तक वहीं रहा। जब पलामू के किले पर से दाऊद खान और यहाँ के मनसबदार को बिहार के सपूत कर दिया, मतलब कि पलामू के किले का जो भी मनसबदारी व्यवस्थाएं थी उस सभी को जो है ना बिहार के सूबेदार के हाथों में सौंप दिया। और मनका खां को यहाँ से क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तब वहां से मेदिनी राय कहाँ से आता है, सरगुजा से मेदिनी राय पुनः जो है पलामू के किले पर अधिकार कर लेता है और अपनी सारी व्यवस्था को, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी उसकी व्यवस्थाएं बिगड़ी थी उसके राज्य के, मेदिनी राय के राज्य के जितने भी व्यवस्थाएं बिगड़े हुई थी उसको उन्होंने जो है ना बहुत कम समय में अब बहुत अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने इतनी तेजी से जो है ग्रो किया, इतना तेजी से ग्रो किया और फिर जो है अपने राज्य को उस चरम सीमा तक पहुंचाया जिस लेवल पर था राज्य का होना चाहिए, समझ में ना, एक राजा के दृष्टिकोण से। तो दाऊद खान ने जब पलामू के किले पर अधिकार कर लिया था तब औरंगजेब, ध्यान दीजिएगा, तब औरंगजेब ने खुश होकर दाऊद खान को 50,000 रुपया दिया था और मोती, ध्यान रखिएगा, 50,000 रुपये का मोती दिया था। और औरंगजेब जो है औरंगाबाद में स्थित अमछा मनोस और गो नामक स्थान को जो है ना दान में दे दिया था। किसको, दाऊद खां को। ये सब गांव है, जगह है, वहाँ ये सभी जगह को जो है ना खुशी में पलामू के किले पर अधिकार करने की खुशी में जो है ना औरंगजेब जो है दाऊद खां को दान दे दिया था। 50,000 रुपये का मोती जो है औरंगजेब ने दिया था। 22 अगस्त 1966 को पलामू बिहार के सूबेदार के अधीन हो जाता। अब यहीं देखिए, यहीं से जो है थोड़ा सा मेदिनी राय का जो है ना आने के लिए यहाँ पे पलामू के किले पर पुनः अधिकार करने के लिए यहीं से कुछ रास्ता साफ होता है। 22 अगस्त 1966 जो पलामू जो है बिहार के सूबेदार के अधीन कर दिया जाता है। यानी कि बिहार के सूबेदार के अधीन करने का मतलब है कि यहाँ पलामू जो एरिया था जहाँ पे जीता था दाऊद खान ने, वो पूरे जो है ना बिहार के जो सूबेदार था उसके अधीन कर दिया। अब वहां से उसकी शासन व्यवस्था यहाँ चलेगी, वहां से वो कंट्रोल यहाँ कर रहा था, तो इतना आसान नहीं है वहां से यहाँ करने में कंट्रोल। तब इसी बीच जो है मेदिनी राय को पता चलता है और मेदिनी राय जो है ना पुनः जो है पलामू के किले पर अधिकार कर लेता है। अब पलामू के किले पर जब अधिकार करता है तो मेदिनी राय जो है ना अपने जीवन काल में सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम ये किया था कि बिगड़े हुए राज्य की स्थिति को बहुत जल्दी इसने सुधार दिया था। और वही सुधारने के कारण जो है, क्योंकि मेदिनी राय को ये बात पता था कि अगर हम अपने राज्य की स्थिति को नहीं सुधारेंगे तो हमारे यहाँ की प्रजा जो है, प्रजा मतलब जनता, जिसके लिए वो राजा बना है, ठीक है, जनता जो है जनता के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा और कोई बहुत बड़े उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या किया कि राज्य व्यवस्था को बहुत जल्दी जो है सुचारू रूप से चलाया, उसको सही कंडीशन में लाया। और साथ साथ जब भी जो है मेदिनी राय जो था ना, जब भी क्या सोचता था तो सिर्फ जनता के लिए सोचता था,
ठीक है। यानी कि जो राज था मेदिनी राय का, वो राज जनता के लिए था। मेदिनी राय अपने लिए कभी नहीं सोचा करता था, याद रखिएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है न्यासी राजा। न्यासी राजा का मतलब होता है वैसा राजा जो सत्ता और राजपाट और धन और दौलत, ये जितने भी चीज है, वो कभी अपना अमानत नहीं समझा। वो सारे दिन यही कहता था, मतलब जब भी उसके मन में कुछ भावना आता था तो वो यही सोचता था कि मेरा राजपाट कुछ नहीं है, मेरा मतलब खुद का कुछ नहीं है यहाँ, ये तो मैं सिर्फ जनता के लिए कर रहा हूँ, ये जनता का है, जनता ही के लिए रहेगा। समझ में आया? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? न्यासी राजा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट जो लिखा हुआ है बहुत वीवीआई है, ये बात आपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको इतने के सामने ही मैं बोल भी देता हूँ, एक बात को नोट कर लीजिएगा, इसकी 100% गारंटी है कि आपको एग्जाम में पूछेगा। क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एग्जाम देने जाइएगा, 30 सवाल है, लिखा गया है। शासनकाल की बात कर ले तो मेदिनी राय के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा गया। क्यों कहा गया? कारण है, मेदिनी राय जब इस राजपाट मेदिनी राय का जब राजपाट पूरी तरह से समाप्त हो गया था, मेदिनी राय अपने राजपाट को भूल चुका था, जब ये वापस आया मेदिनी राय, कहाँ आया? अपने पलामू के किले पर जब अधिकार करने आया था, तो इसकी तो राज व्यवस्था खराब थी ना, मुगलों का अधीन था, तो फिर से पलामू को जो है सोने जैसा बना दिया। इसीलिए कहा जाता है मेदिनी राय को, क्या कहा जाता है? यानी कि मेदिनी राय के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इनकी मृत्यु जो है 1674 ईस्वी में हो जाता है मेदिनी राय के। समझ में आया? मेदिनी राय के 1674 ईस्वी में हो जाता है। तो इसके बाद मेदिनी राय यानी कि चेरो वंश के गद्दी पर बैठता है रुद्र राय। कौन बैठता है? रुद्र राय। रुद्र राय बैठता है। और चेरो वंश का सबसे अंतिम जो शासक था उसका नाम था साहेब राय। क्या नाम था? साहेब राय। चेरो वंश का अंतिम जो शासक जो अंतिम गद्दी पर बैठा था उसका नाम था साहेब राय। इसी समझ में आ रहा नहीं है? साहेब राय था, वही जो है चेरो वंश के मतलब कि चेरो वंश के गद्दी पर बैठने वाला ये पहला मतलब अंतिम शासक रहा। और मेदिनी राय के बाद जो बैठा था वो रुद्र राय बैठा था। उसके बाद क्षेत्रीय राजवंश का आगमन हो जाता है, यानी क्षेत्रीय राजवंश की अवधारणा शुरू होती है। क्षेत्रीय राजवंश आप चेरो पढ़ लिए, आप क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे तो याद रखिएगा ये पॉइंट जो है आपको बहुत पीपीआई है। क्षेत्रीय राजवंश में क्या हुआ? क्षेत्रीय राजवंश का संबंध हजारीबाग के आसपास से था, ठीक है। हजारीबाग में 5 प्रमुख राज थे। एक का नाम था रामगढ़, दूसरा का नाम था कुंडा, तीसरा के छौ और कैंदी और खड़गड़िया। समझ में आ रहा है? ये 5 राज्य जो थे हजारीबाग क्षेत्र में आया करते थे, जो महत्वपूर्ण क्या थे? महत्वपूर्ण थे, जिसमें सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली था तो वो कौन था? रामगढ़। कौन था? रामगढ़। सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता था रामगढ़ को। समझ में आ रहा है? क्यों? कारण है, यहाँ के जितने भी शासक रहे ना, जितने भी शासक रहे सब अपने आप में बहुत बड़ी हासिल उनकी उपलब्धि थी। जैसे यहाँ का शासक दलेल सिंह था। कौन था? दलेल सिंह। दलेल सिंह अपने आप में दलेल सिंह ही कहना नहीं है, ये दलेल सिंह जो है ना बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक के साथ साथ उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। समझ में आया? तो दलेल सिंह रामगढ़ राज का सबसे मतलब रामगढ़ जो है सबसे शक्तिशाली है, सबसे जो है महत्वपूर्ण राज रहा 5 राज्य में, जिसमें रामगढ़ राज के जो राजा था उसका नाम था दलेल सिंह। कौन नाम था? दलेल सिंह। खड़गड़िया जो है यह हमेशा औरंगजेब से बचा रहा। खड़गड़िया जो है हमेशा और किससे बचा रहा? औरंगजेब से। अब आप कहेंगे कि सर औरंगजेब से खड़गड़िया कैसे बचा रहा? कारण बता। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि धनबाद एकमात्र ऐसा जगह था, धनबाद एक ऐसा क्षेत्र था जहां मुगलों से, याद रखिएगा, जहां मुगलों से कभी उसका पाला नहीं पड़ा। झारखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र धनबाद था जहां मुगलों से उसका कभी जो है ना पाला नहीं पड़ा, यानी कि मुगल का कभी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, मुगल आज तक धनबाद के ऊपर कोई आक्रमण कभी नहीं किया। अब उकरे बगल में जो है ना पीठ तर है कौन? खड़गड़िया। कौन है? खड़गड़िया। तो समझ में आ रहा है ना? का बोलिए, लइकवा के चलते लड़कोरियो फंसा रहा है, सेवन हलवा है, नहीं समझे? समझ गए। और मान लीजिए कहावत मतलब आगे पीछे हुआ अगर तलक का है, तो ये खड़गड़िया धनबाद के बगल में था
धनबादे के चलते खड़गड़िया जो है बचल रह गया। अब छोटा क्षेत्र है। अब आगे आइए, अब शुरू हो जाता है दलेल सिंह की कहानी। ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, परीक्षा के लिए दृष्टि से दलेल सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। रामगढ़ राज अकेले जो है संभाल कर रखा था। समझिएगा, पांचों राज्य में सबसे शक्तिशाली राज्य यही था। समझ में आ रहा है? पांचों राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन था? रामगढ़। याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए क्षत्रिय राजवंश का संबंध जो है किससे है, तो आप कहिएगा हजारीबाग से। तो हजारीबाग फिर पूछेगा क्षेत्रीय राजवंश में हजारीबाग में क्षेत्रीय राजवंश के हजारीबाग में कितने राज्य थे, तो आपको बताना है 5 राज्य थे। तो बोलेगा सबसे महत्वपूर्ण कौन था, बोलेगा कि रामगढ़। तो रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह। दलेल सिंह पूरे रामगढ़ को जो है ना संभाल गया। आज भी दलेल सिंह को रामगढ़ में जो है ना बहुत बड़ा वर्चस्व मिलता है। अब आइए दलेल सिंह की कहानी शुरू होती है। दलेल सिंह, इसकी राजधानी कहाँ था? बादाम। क्या नाम था? बादाम में था इसकी राजधानी। पर ये बादाम में रहने के राजधानी के कारण ये कहा कि नहीं यहाँ नहीं रहेगा, इसको स्थानांतरित कर देता है, यानी से यहाँ से हटाकर कहाँ लेके चला जाता है? रामगढ़ लेके चला जाता है। यानी कि रामगढ़ राज्य की राजधानी जरूर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि जिस राज्य की राजधानी है उसी राज्य में वहाँ फिक्स रहेगा, ठीक है। राजधानी कहूँ भी हो सकता है, लेकिन ये देखा कि भैया दलेल सिंह बादाम में जब इसका राजधानी था तो इसको डर क्या चीज का था, यहाँ से हटाया क्यों? कारण क्या था? तो हटाने का कारण ये था कि जिस रास्ते मतलब जिस जगह पर बादाम था उसी रास्ते में बादाम पड़ता था जिस रास्ते से मुगल आया और जाया करते थे। समझ में आया? अब वैसे अब मुगल, आपको सबको पता है कि मुगल से हर राजा को डर था, क्योंकि उन लोग का क्या है, उन लोग का जिहाद रहा करता था, काटो पीटो वाला वसा। तो बादाम जो था बादाम से हटाकर रामगढ़ ले लाया। कारण क्या था कि मुस्लिम आक्रमण के रास्ते में ही आया, मतलब आता था कौन? बादाम जो था मुस्लिम जब आक्रमण करते थे तो उसी रास्ते से जो आक्रमण करना था, आना जाना था, तो वही रास्ते में ही पड़ जाता था। इसीलिए देखा कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। कौन बोला? दलेल सिंह बोला कि हम सुरक्षित नहीं है। तो दलेल सिंह जो है यहाँ से हटाया और ले आकर कहाँ लगा दिया? आपको एग्जाम में पूछा गया है, इसको सवाल याद रखिएगा। सुना बीबीआई है कि दलेल सिंह ने अपना राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया था, बताना है। बादाम से रामगढ़। दलेल सिंह इसने चास के शासक मगर खान को पराजित कर हत्या कर दिया था। चास के शासक, ये सवाल पूछा गया है कि चास के शासक की हत्या किसने किया था, तो आपको बताना है मगर कौन क्या था? दलेल सिंह। मगर खान कहाँ के शासक था? चास के रहने वाला था, ठीक है। कुंडा राज की स्थापना औरंगजेब के अधिकारी राम सिंह ने किया था। कौन क्या था? राम सिंह ने। याद रखिएगा, मुस्लिम मुगल काल में एकमात्र औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसके शासन काल में ही नहीं, जिसके राज्य में सबसे ज्यादा अधिकारी हिंदू थे। कौन थे? हिंदू। औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसके राज्य में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे। उसके राजपाट में, राज्य में, मतलब राज्य समझ में आ रहा है ना, राजधानी में बैठने वाला सबसे ज्यादा हिंदू थे। क्यों? क्या थे? हिंदू। समझ में आया? तो ये राम सिंह जो है ना, ये कुंडा राज की स्थापना किया था। यही कुंडा की बात कर रहे हैं जिसका यहाँ लिखा हुआ 5 राज्य, ठीक है। कुंडा राज की स्थापना करता है कब? 1669 ईस्वी में कर देता है। समझ में आया? तो ये पूछा जाएगा कि कुंडा राज की स्थापना किसने किया था, तो आपको बताना है कि औरंगजेब के अधिकारी का नाम था राम सिंह, उसने किया। फिर इसके बाद मराठा के आक्रमण से मुगलों का प्रभाव झारखंड में बढ़ गया था। यानी कि मराठा के जब आक्रमण हुआ था, देखिए सबसे बड़ा बात क्या है, इसका मतलब है कि इससे पहले जितने भी आक्रमण हुए मुगल का वर्चस्व रहा झारखंड में, आया नहीं। तो जब मुगलों का वर्चस्व रहा, तो जब मराठा आक्रमण किया झारखंड के ऊपर, तो मुगलों को यहाँ से खदेड़ दिया। क्या कर दिया? खदेड़ दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि मराठा के आक्रमण से मुगलों का प्रभाव झारखंड के ऊपर से हट गया। झारखंड का एकमात्र धनबाद क्षेत्र मुगलों से बचा रहा। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, मुगलों से बचने वाला एकमात्र धनबाद झारखंड का क्षेत्र है, उसका क्या नाम था? धनबाद, जो मुगलों से बचा रहा। इसके अब समझिए कि लड़कवा के पीछे लड़कोरियों पोसा रहा है, तो लड़कोरिया कौन था?
खड़ग दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए, पाल वंश के संस्थापक झारखंड में, जब झारखंड में पाल वंश पनपा था, यानी कि जगह मतलब पाल वंश के शासनकाल था, उसमें बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा जो है ना प्रचलित था। कहाँ? झारखंड में। जिस समय पाल वंश चल रहा था उस समय झारखंड में ब्रजयान शाखा, बौद्ध धर्म के जो ब्रजयान शाखा था वो शाखा यहाँ प्रचलित था। ठीक है? हाँ या नहीं? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम आपको थोड़ा सा बताते चले। देखिए, बौद्ध धर्म दो भाग में बांटा था, नहीं जैन धर्म में दो भाग बांटा था, हीनयान महायान। नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा आप सब। उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में झारखंड को मतलब झारखंड का राजा घोषित कर दिया। कौन बोला? उड़ीसा के जो राजा नरसिंह देव था, नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में झारखंड का राजा घोषित कर लिया, मतलब अपने आप को झारखंड का राजा घोषित कर दिया 12वीं सदी। कौन? नरसिंह देव। और झारखंडी सुल्तान किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। कितने बताइएगा? बता दीजिएगा ना। आप सबको माई की क्रिया है, अगर नानी जिंदा होगी तो नानी क्रिया है, बुढ़िया मुँह है। ठीक है, लेकिन बताना है ये बात कर कंफर्म। अपन अपन वीडियो जो है ना, ये जो बतिया बोले अपन वीडियो नानी के सुना दीजिएगा, तब तारा जाए आपके नानी का कौन नदिया करा मास्टर वहां है, ऐसे बोलत मां। आइए, तो उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में झारखंड का राजा अपने आप को घोषित कर लिया था। कौन? नरसिंह देव। समझ में आ गया? हाय नहीं? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगता होगा कि हमारा परीक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, तो आप जो है एगो लाइक करिएगा और 10 को शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक कि आप सभी खुश रहिए।